बेटा आज मुमकिन नहीं है, मुझे होटल जाना है, बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। तुम्हारे डैड भी आज मेरे साथ ही जाएंगे। उनके ये कहने पर तेजस बोला और राइट मैं चलता हूँ। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गई। सिद्धि दादी के कमरे में पहुंची। सिद्धि को दरवाजे पर खड़े देख मंदाकिनी जी ने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। सिद्धि उनके पास चली आई। मंदाकिनी जी ने उसे बैठने को कहा। सिद्धि बेटा सुना है कल पूरी रात तुम कमरे के बाहर सोई थी। ये सब हुआ तो हम में से तुमने किसी को खबर क्यों नहीं की? सिद्धि ने नजरें झुका ली। उसे चुप देख मंदाका जी बोली, बेटा बच्चा भी जब तक रोता नहीं है न माँ उसे दूध नहीं पिलाती। इस तरह खामोश रहोगी तो अपना हक नहीं पा सकोगी। अपने लिए लड़ना सीखो। शिव मल्होत्रा की पत्नी हो, जो मान सम्मान उसका इस घर में है वही तुम्हारा भी। पत्नी होने के नाते उसके घर में उसके कमरे में उस पर पूरा हक रखती हो। हक जताना सीखो। सिद्धि नजरें झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। किस पर हक जताए वो जिस इंसान का चेहरा देखना भी उसे नागवार है। मंदाकिनी उठकर कबर्ड के पास चली आई। उन्होंने कुछ बॉक्स निकाले और सिद्धि के पास आकर वापस बैठ गई। मंदाकिनी जी ने उन सभी बॉक्स को एक एक करके खोला। सिद्धि भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। मंदाकिनी जी ने कहा, ये सब शिवई पत्नी के लिए है, यानी तुम्हारे लिए। ये हमारा खानदानी कंगन जिसे कृतिका को ये सोचकर पहनाया था कि वो इस घर की बहू बनेगी। चलो अच्छा भी है, जाने से पहले उसकी मां नू ये वापस भिजवा दिया। इस पर तुम्हारा हक है। मंदाकिनी जी ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और अपने हाथों से उसे कंगन पहनाए। सिद्धि की आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर लुक गई। मंदाका जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम रो रही हो? दादी मैं इन सब की हकदार नहीं हूँ। तुम किस चीज की हकदार हो मैं जानती हूँ। अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। तुम बस मेरे पोते को संभाल लो। उसका दिल साफ और नेक है। मैं उसकी बुराइयों से भी मुंह नहीं मोड़ूंगी। जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है वो, लेकिन बेटा अपने परिवार से प्यार भी बहुत करता है। जिस दिन उसके दिल में जगह बनाओगी न तुम्हारे लिए वो दुनिया से भी लग लेगा। नंदिता का साथ बातों का बुरा मत मानना। शिव से बहुत प्यार करती हैं। जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती उसे। सिद्धि अपने मन में बोली, जिस इंसान के सीने में दिल ही न हो वहाँ कौन सी जगह बनाओ। अपनी हिफाजत की उम्मीद उस हैवान से कैसे रखूं जो खुद मेरे दामन को तार तार कर गया। मंदाका जी ने कहा, ये पायल तुम्हारी मुंह दिखाई हैं। इन्हें संभाल कर रखना बेटा। सिर्फ जेवर नहीं है, हमारा प्यार भी है तुम्हारे लिए। जाओ इसे कमरे में रखाओ। सिद्धि ने उन बॉक्स को उठाया और बाहर चली आई। उसकी नज़र लैंडलाइन पर गई। इस वक्त हॉल में कोई नहीं था। बड़ी याद सता रही थी घर वालों की। सिद्धि से रहा नहीं गया। उसने बॉक्स टेबल पर रखा और नीचे बैठकर रिसीवर उठा लिया। वो घर का नंबर डायल करने लगी, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत फोन नीचे रख दिया। नंदिता वहीं से गुजर रही थी। सिद्धि को देखकर वो रुक गई। नंदिता को देख सिद्धि ने नजरें झुका ली। नंदिता उसके पास चली आई। तुम पसंद नहीं हो मेरे बेटे की। अफसोस की बात है तुम्हारी वजह से घरवाले मेरे बेटे को नजरअंदाज कर रहे हैं। माँ के पास से आ रही हो न। मेरे बेटे की शिकायतें लगाना बंद करो। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी मुसीबतें भी मत बाओ। नंदिता ने टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाया और उसे खोलकर देखा। अंदर रखा नेकलेस देखकर नंदिनी हैरानी से भर गई। ये तो माँ का है। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सिद्धि को ये सब मैंने दिया है। मंदाकिनी जी की आवाज सुन सिद्धि ने उनकी ओर देखा। मंदाकिनी जी बोली, बेटा मैंने कहा था न इन्हें कमरे में रखाओ। जाओ इन्हें लेकर। सिद्धि ने उन बॉक्सेस को उठाया और वहां से चली गई। नंदिता ने कहा, माँ ये ज्वेलरी तो हमेशा आप संभाल कर रखती थी और आज इन्हें इस लड़की को दे दिया। मुझे और ज्योति को तो कभी नहीं दिया। तुम्हारा और ज्योति का जिस पर अधिकार था तुम लोगों को वो मिला। वैसे भी ये जेवर सरस्वती के हैं। शिव की पत्नी के अलावा किसी का हक नहीं बनता। नंदिता ने आगे कोई सवाल नहीं किया। मंदाकिनी जी वहां से चली गई। दोपहर का वक्त शिव का कैबिन का दरवाजा नोक हुआ तो शिव ने अंदर आने की परमिशन दी। डोर ओपन कर तेजस अंदर आया। बिग ब्रो लंच टाइम, चलेगे नहीं?
काम बहुत ज्यादा है, फिलहाल भूख नहीं है मुझे, शिव ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा। बिग ब्रो, काम होता रहेगा। भूखे पेट दिमाग भी चलना बंद कर देता है। मैं भूखे पेट ज्यादा अच्छे से काम कर लेता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो जाओ अभी। तेजस ने आगे कुछ नहीं कहा। वो शिव के कैबिन से बाहर निकल गया। तेजस अपने कैबिन की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके सेक्रेटरी ने उसके पास आकर कहा, सर, मिस्टर बोहरा का ईमेल आया था। प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी थी उन्हें। ठीक है, शाम की अपॉइंटमेंट दे दो, तेजस ने कहा। बट सर, ये पॉसिबल नहीं। वो इस वक्त इंडिया में नहीं है। 2 दिन बाद लौटेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी में उन्होंने आपको इनवाइट किया है। तेजस ने उसके हाथ से कार्ड लिया और अपने कैबिन में चला गया। एनिवर्सरी कार्ड था। इधर दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त फोन पर किसी के साथ बिजी था। वो लिफ्ट के अंदर पहुंचा और नीचे वाले फ्लो के लिए बटन प्रेस किया। अगले ही फ्लो पर लिफ्ट ओपन हुई और शिखा अंदर आई। उस वक्त उसने दक्ष पर ध्यान नहीं दिया। देखा उसे देख दक्ष बात करते करते रुक गया। दक्ष ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट किया। काफी दिनों बाद शिखा को देख रहा था। शिखा, दक्ष की आवाज सुन शिखा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। गुड आफ्टरनून सर। कहाँ जा रही हो इस वक्त, दक्ष ने पूछा। शिखा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, लंच टाइम है तो बस बाहर जा रही थी लंच करने। गुड, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ रही हैं। शिखा कह ही रही थी तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और शिखा फौरन बाहर निकल गई। दक्ष को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। दक्ष लिफ्ट से बाहर निकला। अजीब लड़की हैं, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मुझसे भागने की जल्दी हो। दक्ष जब ऑफिस से बाहर निकला तो देखा शिखा अभी अभी ऑटो रिक्शा में बैठकर निकली थी। दक्ष गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने ऑटो रिक्शा का पीछा किया। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। दक्ष भी अंदर चला आया। शिखा वेटर को इस वक्त खाने का ऑर्डर दे रही थी। दक्ष ठीक उसके पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। शिखा के फोन पर एक कॉल आई। शिखा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाय विधि, कैसा चल रहा है तुम्हारा टूर? इट्स अमेजिंग यार, अभी तो हमारी पूरी टीम 2 दिन और सिंगापुर में रुकेगी। वाकई में हम कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। तुम तो अकेली हो गई होगी, विधि ने कहा। तो शिखा बोली, ऑफ कोर्स अकेली हूँ, यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। आई रियली मिस यू। ऑफिस से जाने के बाद अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। तुम साथ रहती हो तो किसी बात का डर नहीं रहता। शिखा, डरने की कना बात है, यू आर ब्रेव। वैसे भी हमारा अपार्टमेंट जहाँ है वो बाकी जगहों से सेफ है। ऑफिस में तो सब ठीक है ना। तुम्हारा वो बॉस जो बेमतलब में बहुत चिल्लाता है, क्या नाम है उसका? हाँ, दक्ष वालिया, वो नहीं है ना। ऑफिस में चिल करो। वो वापस आ गए। वैसे भी वो वहाँ के बॉस हैं और हम सिर्फ एम्प्लॉई। जब तक हम वहाँ काम कर रहे हैं उनका राइट है वो हम पर चिल्लाए या कुछ भी कहे। वेटर शिखा का ऑर्डर ले आया। शिखा फोन पर बोली, फिलहाल लंच कर रही हूँ, तुम नहीं हो ना साथ, इसलिए अकेले ही करना पड़ेगा। फोन रखती हूँ, तुम अपना काम करो। दक्ष ने पूरी बात सुनी। हालांकि शिखा ने उसका नाम नहीं लिया लेकिन उनकी बातों में दक्ष शामिल था। दक्ष को याद आया किस तरह से उसने शिखा को फोन पर डांटा था। उस दिन के बाद से शिखा से कोई बात भी नहीं हुई। दक्ष उठकर शिखा के सामने चला आया। दक्ष को ऐसे अचानक देख शिखा के गले में खाना अटक गया। दक्ष ने उसकी ओर पानी का गिलास बाया। आराम से, कहीं जाने की जल्दबाजी नहीं है। शिखा ने जब पानी पिया तब कहीं जाकर उसके गले को आराम मिला। सर, आप यहाँ लंच करने के लिए आया था, बता देती यहाँ आ रही हो। जब मंजिल एक ही थी तो एक साथ रास्ते पर चलने में क्या बुराई थी। वैसे तुमने कहा था तुम्हारी फ्रेंड आने वाली हैं, आई नहीं अब तक। दक्ष ने उसका झूठ पकड़ लिया था लेकिन जाहिर करना ठीक नहीं समझा। शिखा घबरा गई। उससे तो झूठ बोलकर आई थी, अब क्या जवाब दे। शिखा ने फिर से नया झूठ बनाया। हाँ, वो आने वाली थी लेकिन उसे एक जरूरी काम आ गया, इस वजह से वो नहीं आ पाई। कोई नहीं, हम दोनों हैं ना। दक्ष ने वेटर को आवाज दी। उसे खाने का ऑर्डर दिया। अब तक तो सब ठीक था लेकिन अब शिखा से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। अजीब सा डर सता रहा था। सॉरी, दक्ष ने अचानक से कहा।
शिखा नासमझी से बोली, सॉरी किस लिए सर? सॉरी इसलिए क्योंकि मैं उस दिन तुम पर चीखा था। डैड के अलावा कोई नहीं है मेरा। उनकी तबीयत के बारे में सुना तो पता नहीं क्या हो गया था। जानता हूँ तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हो और न ही ऑफिस के बाहर के काम तुम्हारे करने के लिए हैं। मैं खुद नहीं जानता उस वक्त कौन सा हक जताया था मैंने। डैड ने मुझे बताया उस दिन के बाद से तुम रेगुलर घर पर गया और उनका ख्याल भर रखा। मेरी अब्सेंस में तुमने मेरी जिम्मेदारियां निभाए, इसीलिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा। तुम कभी भी मेरी जरूरत हो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शिखा का मन किया वो मुस्कुराए। जिस तरह दक्ष ने उसे डांटा था उसके बाद से वो बहुत परेशान थी। लेटा आज ऐसा लग रहा था मानो दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। वेटर दक्ष का लंच सर्व कर वहां से चला गया। शिख से अब बात करने में लगे कंफर्टेबल थी। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि कमरे की बालकनी में चुपचाप बैठी थी। दिल नहीं लग रहा था उसका यहाँ। खुले आसमान में उड़ने वाली थी वो। पिंजरे में रहने की आदत नहीं थी। जिस तरह शाम ढल रही थी उसी तरह उम्मीद भी। पापा आपकी सिद्धि आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आप और माहिरा ही मेरी दुनिया है। जाना तो पड़ेगा बेटा। जानती हो न समाज की रिवायतें बेटियां पराया धन होती हैं। सोमनाथ जी की बातें याद कर सिद्धि की आंखें भर आई। शिव अभी अभी ऑफिस से घर लौटा था। कमरे में आते ही उसने कोट सोफे पर फेंका और बेड के किनारे बैठ गया। उसने टाई की नोट ढीली की और दानिश को आवाज लगाई। दानिश भागता हुआ कमरे में पहुंचा। आपने बुलाया सर? कॉफी कहाँ है मेरी, जल्दी लेकर आओ। जी सर अभी लाया। ये बोल दानिश वहां से चला गया। शिव के सिर में दर्द हो रहा था। उसने खड़े होकर शर्ट की बाजुएं चढ़ाई और फोन को चार्ज में लगाया। कुछ ही देर में दानिश उसकी कॉफी लेकर कमरे में चला आया। शिव ने उसके हाथ से कॉफी ली और पीते हुए बालकनी में चला आया। शिव रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गई तभी किसी की सिसकियां सुनाई दी। चेहरा घुमाकर देखा तो पाया सिद्धि सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी पीठ शिव की ओर थी। उसकी सिसकियों से पता चल रहा था वो रो रही है। शिव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मना किया था न मैंने कमरे में आने से। शिव की आवाज सुन सिद्धि हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। शिव कब आया उसे पता ही नहीं चला। शिव ने कॉफी का एक सिप लिया और कहा कुछ हुआ नहीं तो आंसू बहाने लगी। जब कुछ होगा तब क्या करोगी? सिद्धि समझ नहीं पाई उसकी बातों का अर्थ। शिव ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और सिद्धि की ओर देखा। सीधे सीधे कमरे से बाहर निकल जाओ नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सिद्धि ने अपने कदम पीछा लेने लगी। शिव का खौफ दिल में इस कदर बसा था उसकी एक झलक ही उसे डरा दिया करती। सिद्धि 2 कदम पीछे और हटती तो गमले से टकराती। ये देख शिव फौरन उसकी तरफ बढ़ा। सिद्धि इतनी डर गई थी कि उसने शिव को धक्का दे दिया। एक तरफ वो खुद गिरी और दूसरी तरफ शिव। शिव तो बचाने के लिए गया था और सिद्धि ने उसके साथ ये किया। शिव गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने सिद्धि की बांह पकड़ी और उसे खड़ा किया। निहायत ही बदतमीज हो। तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। सिद्धि खुद को उससे आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। शिव जबरदस्ती उसे खींचते हुए कमरे में ले आया लेकिन जब कमरे में अपनी दादी और चाची को देखा तो रुक गया। उसकी पकड़ सिद्धि की बांह पर ढीली पड़ गई। शिव के लिए कब कई सवाल उठने लाजमी थे। मंदाका जी ने कहा पूछ सकती हूँ शिव क्या कर रहे थे बहू के साथ? बताओ मुझे क्या तरीका है ये अपनी पत्नी से पेश आने का? दादी कमरे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। इसे कोई दूसरा कमरा दीजिए न। नहीं होती मुझसे बर्दाश्त ये। मैं शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी। शिव की बातें सुन सभी को हैरत हुई। ज्योति सिद्धि के पास चली आई। उसने सिद्धि के आंसू पोंछे। मंदाकिनी जी शिव के सामने चली आई। शायद भूल रहे हो यहाँ आने से पहले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? कुछ नहीं भूला दादी। आपने कहा ले आया इसे घर लेकिन इस कमरे में नहीं रहने दे सकता। क्यों नहीं रहने दे सकते? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए दादी मुझे परवाह नहीं। मेरे कमरे को छोड़कर ये कहीं भी रह सकती है। शिव ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली सिद्धि इसी कमरे में रहेगी। ये मेरा फैसला है। आगे मैं और कोई तमाशा नहीं चाहती। आई बात समझ में?
शिव ने गुस्से से सिद्धि को घूरा और कमरे से बाहर चला गया। मंदाकिनी जी सिद्धि के पास चली आई। तुम ठीक हो न बेटा? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। उसका रोना अभी भी जारी था। सुबह का वक्त दक्ष का घर। दक्ष अभी अभी जागिग करके लौटा था। महेश जी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग डैड, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे लड़ाई नहीं होती तो और भी ज्यादा ठीक रहता हूँ। दक्ष समझ नहीं पाया ये एक नॉर्मल बात थी या एक तंज था। महेश जी ने पूछा, शिव की वाइफ कैसी है? होम मिनिस्टर की बेटी है ना? दक्ष उनके इस सवाल पर चुप हो गया। ऐसा कुछ नहीं है डैड, एक ट्रेजेडी हो गई थी। कैसी ट्रेजेडी? महेश जी के पूछने पर दक्ष ने उन्हें पूरी बात बताई। महेंद्र जी खुद ये सब जानकर बहुत हैरान हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। मैं सोच रहा था उनसे जाकर मिलूं। शादी में नहीं जा पाया। कम से कम घर जाकर बहू को तोहफा दे आओ। आज शाम को रिसेप्शन पार्टी है डैड, वहाँ दे दीजिएगा। मैं तो हैरत में हूँ अंकल, सबके सामने कना बताने वाले हैं। काफी मुश्किल वक्त है, ये उनकी स्टेटमेंट ही न्यूज बनेगी। दक्ष ये बोल चुप हो गया। मैं कमरे में चलता हूँ डैड, ये बोल दया उठकर वहां से चला गया। सुबह का वक्त। शिव का कमरा। सिद्धि कल रात से कमरे में अकेली थी। शिव जब गुस्से से निकला तो वापस लौटकर नहीं आया। इसी बात ने कहानी को सुकून पहुंचाया। जिस तरह शिव उसे अपने चेहरे के आगे देखना नहीं चाहता था, वैसे ही सिद्धि भी उससे दूर भागना चाहती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिव इस बात को चीख चीख कर कहता था और सिद्धि खुद की बातों को खुद में समेट कर बैठी थी। मुझे पापा से बात करनी है, बहुत याद आ रही है उनकी। लेकिन कैसे? सिद्धि उठकर कमरे से बाहर चली आई। घर वाकई में बहुत बड़ा था। वो हर हिस्से को जानती नहीं थी, इसलिए ये सब उसके लिए किसी भूल भुलैया की तरह था। सिद्धि को कोई नजर नहीं आया। सीढ़ियों के पास आकर वो रुक गई। नजरें लैंडलाइन पर गई। नीचे कोई सर्वेंट भी मौजूद नहीं था। सिद्धि नीचे चली आई। उसने आसपास नजरें दौड़ाई और इत्मीनान किया, कोई है तो नहीं। डरते हुए उसने रिसीवर उठाया। नंबर डायल करने लगी, तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। डर के मारे सिद्धि ने रिसीवर तुरंत नीचे रख दिया। अमर जी किसी से फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहे थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिद्धि की दोबारा हिम्मत नहीं हुई रिसीवर को हाथ लगाने की। वो सीढ़ियां चढ़ ऊपर चली आई और पिलर के पास आकर रुक गई। हाय, कृष की आवाज सुन सिद्धि ने चेहरा घुमाया। कृष ठीक उसके बगल में खड़ा था। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का मुस्कुरा दी। कृष बोला, आप हमेशा स्माइल किया कीजिए न, बहुत प्यारी लगती है। पता है आप मेरी क्रश थी, लेकिन बिग ब्रो ने आपसे शादी कर ली। सिद्धि अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मैं और आपकी क्रश? वो कब से? जब आपको फर्स्ट टाइम देखा। आप हो ही इतनी प्यारी, आपसे तो हर कोई प्यार करेगा। सिद्धि कृष की बातों पर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन गम इतना बड़ा था कि मुस्कुराहट भूल कर भी नहीं आती। कृष ने सिद्धि की तरफ अपना फोन बढ़ाया। आपको किसी से बात करनी है, कर लीजिए। उद्धरण डॉट। सिद्धि उसकी बात सुन हैरान हुई। आपको कैसे पता मुझे किसी से बात करनी है? मैंने देखा अभी आपने रिसीवर उठाया और फिर वापस नीचे रख दिया। उससे तो कोई भी फोन कर सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे फोन से कर लीजिए। सिद्धि ने कृष का फोन ले लिया। कृष मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सिद्धि अंदर से खुशी का अनुभव कर रही थी। उसने माहिरा का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। सिद्धि ने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी जवाब वही था। सिद्धि ने घर का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। सिद्धि उदास हो गई। सिद्धि नीचे गार्डन में चली आई। कृष के हाथ में फुटबॉल था जो उसने अभी अभी फेंकने के लिए उठाया था, लेकिन सिद्धि को देखकर रुक गया। सिद्धि ने कृष का फोन उसे वापस किया। इतनी जल्दी बात हो गई। कॉल नहीं लगा, अगर कृष कॉल बैक आए तो जरूर बताना। कृष ने हाँ में जवाब दिया। सिद्धि वहां से चली गई। कुमाऊं यूनिवर्सिटी क्लासरूम में अभी अभी क्लासेस खत्म हुई थी। प्रोफेसर के निकलते ही स्टूडेंट्स भी उनके पीछे निकल गए। माहिरा उठने लगी तो दिव्या ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। अब तुम कहाँ जा रही हो, और ये बताओ कल कॉलेज क्यों नहीं आई? तुम्हारी बहन की दोस्त की शादी का फंक्शन अभी भी चल रहा है। उद्धरण डॉट।
बहन की दोस्त, क्या बताया तमाशा हुआ उस दिन तो। कृतिका दी अचानक से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गई, सब कह रहे हैं कि कहीं भाग गई। ऐसा नहीं हो सकता, कृतिका दी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? दिव्या ने हैरान होकर पूछा। होना क्या था जो कभी सोचा भी नहीं वो हुआ। सिद्धि दी को मंडप पर बिठा दिया गया। माहिरा के ये कहने पर दिव्या बोली, व्हाट रबिश, ये कोई फिल्मी सीन है? एक लड़की भाग गई तो दूसरी को मंडप पर बिठा दो। तुम्हारी दी मान कैसे गई? पता है दिव्या, मैं दी के लिए खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि उनका जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा आदमी है, मेरी दी को रानी की तरफ रखेंगे, और दुखी इसलिए कि दी विदा होते पर खुश नहीं थी। समझौते के रिश्ते में कोई मोहब्बत नहीं थी। बिना पैसों के जिया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत के बिना तो जिंदगी जीना नामुमकिन है ना। एक बात कहो माहिरा, तुम्हारी दी इतनी प्यारी है कि हर कोई उनसे मोहब्बत कर लेगा। ओवियस सी बात है, दिखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी समझदार है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह का तुमने रिश्ता बताया है वो अरेस्ट कर लेगी। तुम क्यों इतना सोच सोचकर परेशान हो रही हो? दी की इतनी याद आ रही है तो उनसे बात कर लो। कैसे बात करूं? दी का फोन घर पर है, वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गई। तो फिर अपने जीजू को फोन कर लो, दिव्या ने कहा। कैसे करूं, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है। ये बोल माहिरा उदास हो गई। दिव्या सोचकर बोली, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे देवानंद के पास तो होगी ना। उनकी बहन का रिश्ता जुड़ा था, जाहिर सी बात है सबका नंबर होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं कैसे उनसे नंबर मांग सकती हूँ? इस वक्त उनके घर का माहौल खराब है। माहिरा को उदास देख दिव्या बोली, तुम भी न अजीब लड़की हो। जिससे प्यार करती हो उसका कोई ख्याल ही नहीं है, उसे बस अपने हाल पर छोड़ रखा है। दिव्या की बात काटते हुए माहिरा बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कर सकती हूँ मैं इन सब में? ओफो बेवकूफ़ लड़की, अब ये भी कोई समझाने वाली बात है? फ़ोन करो, उन्हें मिलने के लिए बुलाओ, उन्हें समझाओ, बात करो उनसे। ऐसे मौके पर साथ नहीं दोगी तो किस काम की मोहब्बत, और जब मिलोगी तो नंबर भी मांग लेना। माहिरा ने कसकर उसे गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच यार, तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। शाम का वक्त राव विला। सिद्धि के आगे प्यारी सी ड्रेस रखी थी जिसका कलर नेवी ब्लू था और उस पर बड़ी ही खूबसूरत कारीगरी की हुई थी। ज्योति ने कुछ लड़कियों को अंदर बुलाया। सिद्धि, ये दोनों तुम्हें रेडी करने में हेल्प करेगी। आप लोगों को पता है ना, आज रिसेप्शन पार्टी है, किसी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी जरूरत हो तो बाहर सर्वेंट खड़े हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। ज्योति ने सिद्धि की बांह पर हाथ रखा और फिर बाहर चली गई। मेकअप आर्टिस्ट ने सिद्धि से कहा, मैडम आप ये ड्रेस पहनकर आइए, फिर हम आपको रेडी करेंगे। सिद्धि ने उनकी बात पर सहमति जताई। अमर जी कब से शिव का नंबर ट्राई कर रहे थे, देखा वो फोन नहीं उठा रहा था। नंदिता अभी अभी पार्लर से लौटी थी, कमरे के अंदर आई तो देखा अमर से गुस्से से भिन-भिना रहे थे। क्या हुआ, अब किस पर गुस्सा हो रहे हैं? तुम्हारे बेटे पर फोन नहीं रिसीव कर रहा मेरा। मना किया था ऑफिस जाने के लिए, फिर भी चला गया। जब मालूम है आज रिसेप्शन पार्टी है तो जल्दी आना चाहिए। अब तो खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, कोई जरूरी काम होगा, आज जाएगा वो, नंदिता ने कहा। अमर जी इवांश का नंबर डायल करते हुए बोले, कम से कम फोन रिसीव कर जवाब तो दे दे। इवांश ने कॉल रिसीव किया तो अमर जी ने सीधा शिव के बारे में पूछा। इवांश ये सुनकर घबरा गया। उसने शिव के कैबिन की ओर देखा और बोला, चीफ मीटिंग में बिजी हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं उन्हें बता दूंगा। कोई भी मीटिंग हो उससे कहो कैंसिल करे और घर आए। जो काम जरूरी है पहले उस पर ध्यान दे। जी सर, मैं उन्हें अभी बताता हूँ। फोन कटते ही इवांश ने गहरी सांस ली। ओह गॉड, अब तो चीफ ने मुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया। इवांश ने कैबिन का डोर नॉक किया। कम इन शिव के ये कहते ही इवांश तुरंत अंदर आया। चीफ, आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आपके डैड बहुत गुस्से में थे, उन्होंने फौरन घर आने को कहा है। मैंने मीटिंग का बहाना बनाया तो उन्होंने मुझे भी डांट लगाई। ये आज जो कुछ भी हो रहा है न, सब तुम लोगों की वजह से। शिव के ये कहते ही इवांश ने खुद से सवाल किया, हमारी वजह से? लेकिन क्या?
शिव अपना सिर सहलाते हुए बोला, फोन आए तो कह देने, मैं सीधे होटल पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए एक सूट का इंतजाम करो। और राइट चीफ, सब इंतजाम हो जाएगा। आकाश अमर जी से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। भैया, हमें होटल के लिए निकलना चाहिए। मेहमान आने शुरू हो चुके हैं और हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। इस लड़के ने मुझे परेशान करके रख दिया है। सोचता हूँ बड़ा हो गया है, अब समझदार हो जाएगा, लेकिन हर बार गलत साबित हो जाता हूँ। जनाब ने मैसेज करके कहा है वो सीधा होटल पहुंच जाएगा। तो भैया फिक्र क्यों कर रहे हैं, शिव ने कहा है तो जरूर पहुंच जाएगा। हम लोगों को निकलना चाहिए। आकाश ये कहकर उन्हें अपने साथ नीचे ले आया। नंदिता मंदाकिनी जी बोली, माँ किसका वेट कर रही हैं, चलिए चलकर गाड़ी में बैठिए। ज्योति बहू को लेने गई हैं, उन्हें तो आ जाने दो। नंदिता मून फेरकर धीमे स्वर में बोली, लो नाम लिया और वो आ गई। सिद्धि ने जो लहंगा पहना था वो काफी शाइन करने वाला था, लेकिन उसकी चमक के आगे सब फीका था। सिद्धि बेहद खूबसूरत लग रही थी। मंदाका जी उसके पास चली आई। ज्योति बहू को काला टीका तो लगा दिया होता। ये कहते हुए मंदाकिनी जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। भूल गई थी माँ, अब लगता है काजल आपकी बहू के लिए साथ में लेकर घूमना पड़ेगी। ये बोल ज्योति हंस पड़ी। सब बाहर चले आए। होटल के लिए निकलना था। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। ज्योति ने कहा, शिव को ढूंढ रही हो, वो सीधा होटल पहुंच जाएगा। सिद्धि हड़बड़ा गया। शिव का ख्याल भी उसके मन में नहीं था। ज्योति ने तो बस छोटा सा मजाक किया था। डोर बेल की आवाज सुन शिखा ने फ्रिज बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इस वक्त कौन आया है? दरवाजा खोलने से पहले शिखा ने वॉचमैन को कॉल किया। फोन रिसीव होते ही शिखा बोली, इस वक्त मेरे घर की डोर बेल कौन बजा रहा है? मुझे फोन कर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? सॉरी मैडम, लेकिन उन सर ने कहा वो आपको जानते हैं। शट अप, तुम्हारी शिकायत तो मैं कल करूंगी। जल्दी ऊपर आओ, मैं किसी के लिए भी ऐसे ही दरवाजा नहीं खोल। वॉचमैन ये सुनकर डर गया। ऐसा मत करना मैडम, मैं तो बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं अभी आता हूँ। शिखा ने कॉल कट कर नीचे रखा और चुपचाप खड़ी हो गई। अंदर से डर भी लग रहा था, न जाने दरवाजे पर कौन होगा। डोरबेल काफी देर से बज रहा था। वॉचमैन ने कॉल कर बताया कि वो पहुंच चुका है। तब कहीं जाकर शिखा ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े शख्स को देख वो चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस वक्त उसके सामने दक्ष खड़ा है। सर आप यहाँ? मैडम प्लीज मेरी शिकायत मत लगाइएगा। इन साहब ने कहा था ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अंदर आने दिए। आप कहे तो मैं आइंदा से इन्हें कभी घुसने न दूं। वॉचमैन ये सब बात दक्ष के मुंह पर कह रहा था। शिखा ने घबराकर में नमे सिर हिला दिया। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करूंगी आपकी कंप्लेंट। आप जाए यहाँ से। वॉचमैन वहां से चला गया। शिखा ने बुरा सा मुंह बना लिया। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था आप हैं बाहर। आप अगर कॉल कर देते तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। नाइट ड्रेस में बिल्कुल बच्ची लग रही थी। दक्ष का हंसने का मन किया, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली। क्या मुझे यही दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी? सॉरी सर, प्लीज अंदर आइए ना। ये बोल शिखा दरवाजे से साइड हट गई। मैंने कभी आपको यहाँ इमेजिंग नहीं किया था। उसने नर्वस हो गई। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नथिंग, एक पार्टी में जाना है तो दोस्त की रिसेप्शन पार्टी पर, बिजनेस के लिए भी काफी खास है। मुझे लगा तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए, काफी लोगों को समझने में मदद मिलेगी। मैं पार्टी में आपके साथ जाऊंगी। शिखा ने अचरज भरी नजरों से देखा। तो फिर और किसके साथ जाओगी? अफकोर्स मैं लेने आया हूँ तो मेरे साथ ही जाओगी। वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ, मैं तब तक यहाँ वेट करता हूँ। हाथ थाम। शिखा समझ नहीं पा रही थी उसे क्या जवाब दे। हाँ उसने कहा नहीं, और न कहने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने कमरे में चली गई। दक्ष वही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसके घर के मुकाबले अपार्टमेंट काफी छोटा था। दीवार पर लगी तस्वीर बता रही थी शिखा किसी लड़की के साथ ये अपार्टमेंट शेयर करती हैं।
दक्ष मन में बोला, मैं भी इसकी दोस्त हैं, फैमिली तो है नहीं इसकी। इंतजार करते करते पूरा आधा घंटा बीत गया। दक्ष उठकर खड़ा हो गया। आधा घंटा हो गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं? दक्ष उसे देखने के लिए आगे बढ़ गया। शिखा इयरिंग्स पहनते हुए कमरे से बाहर निकली और दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। इससे पहले शिखा गिरती, दक्ष ने उसका हाथ थाम लिया। शिखा घबराई हुई आंखों से देखने लगी, तभी दक्ष ने कहा, आराम से चला करो, खामाखा कहीं चोट लग गई तो महीने भर की छुट्टी करके बैठ जाएगी और सुकून मेरा बर्बाद हो गया। भावनाओं में बहकर दक्ष बहुत कुछ कह गया, हालांकि शिखा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दक्ष ने उसे संभाल कर खड़ा किया। ब्लैक कलर के गाउन में वो बहुत सुनंदा लग रही थी। दक्ष मन ही मन खुद से बोला, इस लड़की ने तो जाने का इरादा बदल दिया। दिल कर रहा है सारी रात खड़ा होकर यूं ही उसे देखता रहूं। शिखा दक्ष के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। उसे शांत देख शिखा ने अपना हाथ उसके आगे हिलाया। हमें पार्टी में कब चलना है सर? दक्ष अपने होश में वापस लौटा। कुछ कहा तुमने? मैं बस ये पूछ रही थी हमें पार्टी में कब चलना है। तुम रेडी हो गई हो तो चलो। ये बोल दक्ष आगे बढ़ गया। शिखा ने घर लॉक किया और दक्ष के साथ नीचे चली आई। इधर पार्टी कब का शुरू हो चुकी थी। शिव की पूरी फैमिली वहां पहुंची। अंदर आकर उन्हें ताज्जुब इस बात पर हुआ कि शिव वहां पहले से मौजूद था। शिव की नजरें सिद्धि से जा टकराई, जो अपना दुपट्टा संभाल रही थी। डार्क ब्लू कलर का लहंगा और उस पर वाइट कलर का दुपट्टा बहुत जंच रहा था। कुछ न कहूँ तो जुल्म होगा। तुझे अश्कों में छुपाया है, अब तक तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ये जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। तेरी कुर्बतों के रंग में हम बहकते रहे, महकते रहे, तेरी खुशबुओं के तेज से दूर जाना अभी बाकी है। मेरी जान है, तुझसे ही मेरा जहान भी है, तुझसे ही मेरा खुद से दूर होकर फना हो जाना अभी बाकी है। तेरे नाम से, तेरे जिक्र से गरज उठा है ये वजूद, मेरी रूह से तेरा जाना जाने जहान अभी बाकी है। एक अरसे ख्वाहिशें पलती रही ख्वाबों की इस राख पर, यूं लगता है कि जैसे होश में आना बाकी है। इस जलते हुए दर्द की, उस सुलगते हुए दर्द की नहीं उम्मीद, जिंदगी से अभी रोज मरना बाकी है। मेरी जान है, तुझसे ही मेरा जहान भी है, तुझसे ही मेरा खुद से दूर होकर फना हो जाना अभी बाकी है। शिव का ध्यान सिद्धि से तब हटा जब कोई गेस्ट उससे बात करने के लिए उसके सामने चला आया। मंदाकिनी जी सिद्धि को अपने साथ ले गई। कई मेहमानों से उसका परिचय जो करवाना था। तेजस शिव के पास चला आया। बिग ब्रो, आप यहाँ आ चुके थे तो कॉल कर देते। पता है बड़े पापा कितना परेशान हो रहे थे। वो परेशान मेरे लिए नहीं, अपनी रेपुटेशन के लिए हो रहे थे। शिव ने बिना किसी भाव के कहा। नंदिता शिव के पास आकर बोली, आर यू ऑल राइट शिव? उद्धरण डॉट। मुझे क्या होना है मॉम, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। बहू परेशान लग रहे हो। नंदिता की बात काटते हुए शिव बोला, मेरी परेशानियां हैं, मुझे अकेले ही संभालनी होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बोल शिव आगे बढ़ गया। कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी किसी ने उसको सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। शिव ने नजरें उठाकर उसे देखा। सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा था। क्या हुआ शिव, आपने मुझे पहचाना नहीं? रिया। अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी याद है। खैर छोड़े, मैं तो आपकी वाइफ से मिलने के लिए बेकरार हूँ। मेरा रिश्ता ठुकराकर आपने उस लड़की से शादी की है। कुछ तो बात होगी उसमें। रिया कह ही रही थी तभी शिव बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे बाकी मेहमानों को देखना है। ये बोल शिव वहां से चला गया। रिया आसपास देखने लगी। उसे राइट काना में काफी लोग नजर आए। रिया उस ओर बढ़ गई। दक्ष भी शिखा के साथ पार्टी में पहुंच चुका था। तेजस दक्ष के पास चला आया।
उसने गले लगकर कहा, ऐसा जमाना आ गया है अपने ही देर से पहुंचते हैं। क्यों भाई, इतना लेट कर दिया मैंने। वैसे शिव कहाँ है? तेजस की नज़र शिखा पर गई तो उसने दक्ष से पूछा, मैंने इन्हें पहचाना नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी हैं। ओह आई एम सॉरी, डैड की सेक्रेटरी हैं। दक्ष के जवाब से तेजस सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने दक्ष को शिव के बारे में बताया। तेजस शिखा से बोला, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको भाभी से मिलवाता हूँ। तेजस शिखा को अपने साथ ले गया। रिया को देख शिव के घरवालों को थोड़ा अजीब लगा। मंदाकिनी जी को उसे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। रिया सिद्धि को देखकर बोली, तो तुम ही हो शिव की वाइफ? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? इससे पहले सिद्धि कुछ कहती पूजा ने कहा, सिद्धि नाम है इसका। अपनी बहू को बोलने दीजिए, आंटी गूंगी हैं क्या? रिया ने तंज कसा। रिया आगे बोली, वैसे आप लोगों की चॉइस देखकर पता चल रहा है आप लोग इसी के लायक हैं। मुझ जैसी लड़की आप लोगों को डिजर्व नहीं करती। अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना। मंदाकिनी जी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पक्का वो उसे थप्पड़ मारने वाली है। तभी तेजस शिखा को लेकर वहां पहुंचा। उसने सिद्धि से उसका परिचय करवाया। ये मेरी भाभी हैं सिद्धि, और भाभी ये दक्ष ब्रो के ऑफिस में काम करती हैं। उनके डैड की सेक्रेटरी हैं शिखा। शिखा आगे बढ़कर सिद्धि के पास चली आई। उसने सिद्धि का हाथ थामकर कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच बताओ तो ऐसा लग रहा है कोई चांद जमी पर उतर आया हो। सिद्धि हल्का मुस्कुरा दी। चांद माय फुट, ये बोल रिया गुस्से से पैर पटककर वहां से चली गई। मंदाकिनी जी ने कहा, इस बदतमीज लड़की को यहाँ किसने आने दिया? देखा नहीं किस तरह तमाशा बनाकर गई हैं। आप रिया की बात कर रही है दादी? तेजस ने पूछा। और नहीं तो किसकी, देखा नहीं कितनी बदतमीजी से बात की उसने हम सब से। मंदाकिनी जी को गुस्से में देख तेजस ने उन्हें पीछे से थाम लिया। जाने दीजिए न दादी, आप ही तो कहती है बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंस नहीं लगते उन्हें दिमाग में बिठाने का क्या फ़ायदा। अमर जी कुछ खास मेहमानों से बात कर रहे थे। सबने उन्हें बेटे की शादी की बधाई दी। भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। सुना है होम मिनिस्टर के बेटी से शादी की है। और नहीं तो क्या, लायक बेटा सो तो बहू भी खानदानी मिल ही जाती हैं। मेहमानों की बातें सुनकर अमर जी चुप रहे। उन्हें लगा यही सही मौका है लोगों की गलत फहमियां दूर करने का। उन्होंने आकाश से कहा, शिव को कहो बहू को लेकर स्टेज पर पहुंचे। आकाश ने उनकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाई। आकाश शिव के पास चले आए। शिव मेहमानों से घिरा हुआ था। उनसे इजाजत लेकर वो आकाश के पास चला आया। भैया ने कहा है बहू को लेकर स्टेज पर पहुंचो। अब क्या तमाशा करने वाले हैं आप लोग, पहले ही बता दीजिए ताकि बाद में शाक न हो। वो तो भैया ही जानते हैं, बस तुम सिद्धि का हाथ थामे रखना और प्लीज खुशी की एवज में पार्टी दी गई है, अपना मूड ठीक करो। कितनों ने पूछ लिया, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। दिखावट के लिए ही सही लेकिन हंसो। आकाश के ये कहते ही शिव ने होठों पर स्माइल बिखेरी। ये वाली स्माइल चलेगी क्योंकि इससे ज्यादा नहीं मुस्कुरा सकता। मजाक नहीं शिव, जो कहा है उस पर ध्यान दो। घर की बातें घर में रहती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। जाओ सिद्धि को लेकर आओ। ये बोल आकाश वहां से चले गए। शिव ने एक गहरी सांस अंदर खींची। वो सिद्धि के पास चला आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, साथ चलो। सिद्धि ने हैरान नजरों से उसे देखा और फिर मंदाकिनी जी की ओर। ज्योति शिव को यूं देख मुस्कुरा दी। मंदाकिनी जी ने कहा, पत्नी से प्यार से पेश आते हैं, इतना अकड़कर किससे बात कर रहे हो? दादी अकड़ नहीं रहा हूँ, साथ चलने को कह रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे झुकाएंगे तो ये पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा। बोले, इससे साथ चलेगी। शिव का बात करने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। ज्योति ने बात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सिद्धि से कहा, सिद्धि तुम जाओ, भैया ने बुलाया होगा। सिद्धि ने हमें अपना सिर हिला दिया। शिव अभी भी अपना हाथ उसके आगे बाएं खड़ा था। सिद्धि उसका हाथ नहीं थामना चाहती थी। वो उसके सामने से होकर जाने लगी। शिव ने भी आगे बढ़कर जबरदस्ती का रवैया अपनाया और उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि चौंकी जरूर लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। शिव उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। मंदाकिनी जी बोली, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं न।
आपने ठीक कहा माँ, अब तो महादेव से यही प्रार्थना कीजिए ये लोग घर बसा ले। हंसी खुशी से रहेंगे तो सबका मन लगा रहेगा, ज्योति ने कहा। शिव और सिद्धि दोनों स्टेज पर पहुंचे। अमर जी ने सभी से उनका परिचय करवाया। आप लोग हमारी खुशी में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आज वो भी दूर हो जाएगी। मेरे बेटे को तो आप लोग जानते ही हैं, ये उनकी पत्नी है सिद्धि। दरअसल एक मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों तक जो कार्ड पहुंचा वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जब तक गलती का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। गलती कैसी? क्या आपकी बहू उत्तराखंड के होम मिनिस्टर की बेटी नहीं? वहां खड़े मेहमान ने जब ये सवाल किया तो अमर जी बोले, जी नहीं, साथ ये सच है कि उनकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन मेरे बेटे को वो शादी नहीं करनी थी। वो किसी और से मोहब्बत करता था। हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए आज जो लड़की उसके साथ खड़ी है वो उसकी मोहब्बत है। शिव हैरान था, सारे इल्जाम उसके सिर आ गए। ठीक उसकी ही तरह बहुत लोग इस बात से हैरान हुए। सिद्धि समझ नहीं पा रही आखिर वो किस तमाशे का किरदार निभा रही है। दिल तो किया स्टेज से उतरकर नीचे चली जाए। खुद के आंसुओं को उसने कैसे संभाला ये सिर्फ वही जानती थी। अमर जी ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोगों के मन में कई सवाल थे। मीडिया वालों को तस्वीरें लेनी थी। सिद्धि शिव से हाथ छुड़ाना चाहती थी ताकि अपने दुपट्टे को ठीक कर सके, लेकिन शिव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। सिद्धि और हैरान हुई, उसने सख्ती की तो शिव ने उसकी ओर देखा। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे मेरा दुपट्टा संभालना है। शिव ने नॉर्मल बिहेव किया। उसने सिद्धि का दुपट्टा उसके कंधे पर चढ़ाते हुए कहा, यहाँ मैं नाटक कर रहा हूँ, थोड़ा तुम भी करो। हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। सिद्धि ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। आज जैसे मर्द साथ निभाने वालों में से नहीं है, आप जैसे लोग बस मतलब के लिए हाथ थामते हैं। सिद्धि ये सब बातें मन में सोच रही थी। शिव का हाथ अपने आप ही उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। अचानक से किसी की आवाज सुनकर वो रुक गया। कई सारे गेस्ट थे जो उनसे मिलकर उन्हें तोहफे देने के लिए बेकरार थे। एक झूठी मुस्कुराहट सिद्धि को चेहरे पर रखनी पड़ रही थी। दक्ष अपने डैड के साथ खड़ा था। महेश जी ने कहा, मुझे लगता है ये तरीका ठीक है सिचुएशन को हैंडल करने का। कम से कम लोगों के सवाल तो खत्म होंगे। क्या बात है डैड, आप अपनी बहू से मिलने नहीं गए? गिफ्ट गाड़ी में है, ड्राइवर लेने गया है, वो आए तो बहू से मिलूं। महेश जी ने कहा, वो देखिए आ गया आपका ड्राइवर। दक्ष ने उसके हाथ गिफ्ट बॉक्स लिया और उसे जाने को कहा। महेश जी शिव और सिद्धि से मिलने स्टेज पर पहुंचे। शिव आगे बढ़कर उनके गले रख गया। महेश जी ने उसे बधाई दी। शिव ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, ये दक्ष के डैड हैं। महेश जी सिद्धि के सिर पर हाथ रखकर बोले, दक्ष ने बहुत तारीफ की है आपकी, और आपको देखकर ही पता चल रहा है वो तारीफ झूठी नहीं। ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। सिद्धि उनकी बातों पर हल्का मुस्कुरा दी। महेश जी ने शिव से कहा, बेटा काफी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, बहू को लेकर कभी लेकर घर आना, डिनर साथ करेंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, अब बढ़ती उम्र है तो तबीयत बिगड़ ही जाती है। सिद्धि अपने पापा के बारे में सोचने लगी। उनकी तबीयत को लेकर वो हमेशा फिक्रमंद रहती। पार्टी के माहौल में संगीत की धुन सुनाई पड़ी, जिस वजह से सिद्धि का ध्यान टूट गया। कुछ म्यूजिशियन आए हुए थे। सिद्धि ने नजरें उठाकर शिव को देखा और फिर अपने हाथ को देखने लगी। ये कैद मेरे ही नसीब में था, जो जानती तो कभी आपके साये से न टकराती और न आज मैं बर्बाद होती। किसी ने कंधा धपधपाया। शिखा ने दाई तरफ देखी लेकिन कोई नहीं था। फिर दूसरा कंधा धपधपाया। दक्ष उसके बाई तरफ खड़ा था। शिखा ने पूछा, आप यहाँ? हाँ, घर जाने की सोच रहा था, फिर तुम्हारा ख्याल आया। कब चलना चाहोगी? आफ्टर ऑल साथ लेकर आया हूँ, साथ ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी है। दक्ष के कहने पर शिखा बोली, आप अभी चलना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दक्ष शिखा को लेकर पार्टी से निकल गया। रिया अपनी माँ से बोली, मेरे सिर में दर्द होने लगा है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। आपको साथ चलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुम भी न एक सिर दर्द हैं, पहले तो यहाँ आने की जिद कर रही थी और अब जाने की जिद कर रही हो।
चलो अब। रिया अपनी माँ के साथ वहां से चली गई। कृष तेजस से जिद करते हुए बोला, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? कृष, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें बिग ब्रो और भाभी की फोटो शूट हो रही हैं? क्यों जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हो? थोड़ा वेट कर लो, फिर मिल लेना। तेजस ने उसे टालने के लिए कहा। सिद्धि परेशान हो चुकी थी। शिव उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था, मानो हाथों में हथकड़ी पहना दी गई है और चाबी दरिया में बहा दी गई हो। आकाश अभी अभी पार्टी से निकलकर बाहर आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? एक महिला गाड़ी से बाहर निकली। थी तुम उम्रदराज, लेकिन ज्यादा नहीं। चेहरे पर काफी हैवी मेकअप था। एक तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आई हूँ और तुमने मुझे यही रोक दिया। अंदर आने दो, पार्टी अटेंड करने दो। तुम्हारे भतीजे की शादी हुई है, एटलीस्ट उसकी वाइफ से तो मिलने दो। लिसीन, तानिया, तुम अंदर जाओगी तो तमाशा खड़ा होगा। अंदर बहुत मेहमान हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई भी तमाशा हो। मीडिया भी है। बात को समझो और घर जाओ। मैं फ्री होकर तुमसे मिलने आऊंगा। आकाश की बातें सुन तानिया बहुत नाराज हुई। उसने आकर को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आकाश ने एक गहरी सांस ली। सिद्धि से जब रहा नहीं गया तो उसने शिव से कहा, मेरा हाथ छोड़िए। थोड़ी देर आपने और पकड़ा तो मुझे चक्कर आ जाएगा। शिव ने उसका हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें थामने का। फोटोशूट खत्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। शिव ने अपना रंग दिखाया। काम निकलने के बाद भूल जाना। सिद्धि स्टेज से उतरकर नीचे चली आई। उसका सिर घूमने लगा था। कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी किसी ने उसका रास्ता रोका। सिद्धि सामने खड़े आदमी को पहचान नहीं पाई। उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी और ड्रिंक का गिलास सिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? अजीब बात थी। मेहमान मेजबान से पूछ रहे थे उन्हें क्या लेना पसंद है। सिद्धि ने नाक के पास अपना हाथ रख लिया। स्मेल से पता चल रहा था उस गिलास में शराब है। वो आदमी हंसने लगा। आप तो बड़ी जल्दी घबरा जाती हैं। सच पूछो तो आज से पहले आपकी जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। आपकी आंखें, आपके गाल, आपके होंठ और तो और आपके। इससे आगे वो आदमी बढ़ पाया क्योंकि सिद्धि का हाथ पकड़ शिव ने उसे अपने पीछे कर लिया। मिस्टर चोपड़ा, चुप क्यों हो गए? आप बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे? अजी, कहना क्या है, खूबसूरत चीजों की तारीफ की जाती है। आपकी वाइफ का तो कोई जवाब ही नहीं। मैं बस यही कह रहा था इनसे। शिव ने अपने हाथ की मुट्ठी कंस ली। उसने सिद्धि से कहा, दादी के पास जाओ। सिद्धि वहां से हिली नहीं। शिव ने इस बार सख्ती से कहा, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? सिद्धि वहां और नहीं रुकी और फौरन चली गई। शिव ने मिस्टर चोपड़ा को देखा। पहली बात, वो कोई चीज नहीं, मेरी बीवी है। रही बात तारीफ की तो अपने तक समेट कर रखिए। वो क्या है न, मैं आपकी बीवी आई तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, जुबान संभाल कर बात करो। शिव ने उसे बिगड़ते देखा तो मुस्कुरा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ मिस्टर चोपड़ा, जुबान संभाल कर बात करो, क्योंकि मैं संभालने पर आ गया तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर शिव वहां से चला गया। मिस्टर चोपड़ा गुस्से से उसे घूर रहे थे। सिद्धि ज्योति से बोली, चाची क्या हम घर नहीं जा सकते? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सिर में दर्द? तुम पहले यहाँ बैठो। कुछ नहीं खाया न तुमने? मैं खाना मंगवाती हूँ, कुछ खा लो। मैं मेडिसिन का अरेंज करती हूँ। ज्योति उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चली गई। सिद्धि अपना सिर पकड़कर बैठी थी। शिव उसके बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गया। लिसन, शरीफों की पार्टी है ये, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। सिद्धि शिव की बातों से हैरान हुई। शिव काफी गुस्से से उसके माथे देख रहा था। सिद्धि तो पूछना चाहती थी आखिर उसने ऐसा किया क्या है जो इस तरह उस पर चिल्ला रहा है। शिव ने उसकी बांह पकड़ी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तमीज में रहो। हदे पाए करने पर मैं उतर गया तो कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें। शिव की बात पूरी नहीं हुई और सिद्धि गिरने लगी। शिव ने तुरंत उसे संभाला।